उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित भूकंप के कारण हो सकते हैं। इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कारण भूकंप आ सकते हैं। तो किस कारण से भूकंप आ सकता है? सुनामी से आ सकता है, भूस्खलन से आ सकता है, बाढ़ से आ सकता है, तड़ित से नहीं आ सकता। तो आ व सा इसका सही आंसर है, क्योंकि तड़ित से भूकंप का कोई संबंध नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? नंबर 1 है पृथ्वी की प्लेटें, नंबर 2 ज्वालामुखी विस्फोट, नंबर 3 है भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। केवल 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। पृथ्वी की प्लेटों के कारण भी आता है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी आता है और भूमिगत परमाणु विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकता है। तीसरा है, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नंबर 1 कार में रहना, नंबर 2 कार से बाहर निकलना, नंबर 3 पास के पेड़ पर चढ़ना, नंबर 4 बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़े होना। तो सही आंसर क्या है? कार में ही रहना। कार के खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और कार में ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। भूकंप के लिए उत्तरदायी प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी के किस भाग में पाई जाती हैं? भूफरपट्टी वाले भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? भूफरपट्टी वाले भाग में पाई जाती हैं। अगला है, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो कहाँ लगी होती है? नंबर 1 इमारत के शीर्ष पर, इमारत के पीछे, इमारत के बीच में, इमारत के सामने। तो तड़ित कहाँ लगाते हैं हम? तड़ित से सुरक्षा पाने के लिए जो छड़ लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? इमारत के शीर्ष पर। कहाँ लगाते हैं? इमारत के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भूकंप लेकी। भूकंप लेकी। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं। साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? पुराने ज़माने जो बल्ब यूज करते थे, अब हम एलईडी का यूज कर रहे हैं। तो इसका कारण नंबर 1 कम बिजली का उपयोग करना, नंबर 2 लंबी जीवन अवधि, नंबर 3 अधिक प्रकाश देना। तो इसके तीनों ही सही है, क्योंकि इससे बिजली की बचत होती है, लंबा जीवन अवधि भी है, इसकी गारंटी भी होती है 1 साल की, और अधिक प्रकाश भी देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालकता नहीं दर्शाता? कौन सा विलयन नहीं दर्शाता? नंबर 1 सिरका दर्शाता है, नंबर 2 शक्कर का विलयन, नंबर 3 है नींबू का रस और नंबर 4 है साबुन का घोल। तो कौन सा नहीं दर्शाता? शक्कर का घोल चालकता नहीं दर्शाता, यानी शक्कर के घोल से क्या नहीं प्रवाहित होती? शक्कर के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। नंबर 1 तापीय प्रभाव, नंबर 2 रासायनिक प्रभाव, नंबर 3 चुंबकीय प्रभाव, नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकती है? तभी सभी उत्पन्न कर सकती है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक है? सुचालक यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। नंबर 1 लकड़ी, नंबर 2 प्लास्टिक, नंबर 3 कपड़ा, नंबर 4 तांबा। तो आप बताइए किससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर सही आंसर है तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का हीन चालक क्या है? चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी। हीन चालक यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो कौन है इसका सही आंसर? सही आंसर है लकड़ी। लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सुचालक, और जो नहीं करते वो कुचालक। अगला प्रश्न, जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया किस में होती है? जंग लगने की क्रिया किस में होती है? लोहे में, चांदी में, पीतल में, सभी में। तो लोहे में जंग लगती है, चांदी में, पीतल में जंग नहीं लगती। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लोहा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, ध्वनि एक प्रकार का है, क्या है? कार्य है, ऊर्जा है, बल है, दबाव है। क्या है? ऊर्जा है।
अगला प्रश्न, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो कौन है ये? सही आंसर बताना इसका। इसका सही आंसर है तबला। क्या है? सही, तबला। अगला प्रश्न, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यम में ध्वनि का गमन कर सकती है? तो लकड़ी में कर सकती है, जल में भी कर सकती है, वायु में भी कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकती। बस इन तीनों माध्यमों में कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1, 2 और 3, सी वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है दोलन की आवृत्ति। सीधा सीधा आंसर इसका दोलन की आवृत्ति। ध्वनि के कंपनों की तीक्ष्णता को किससे निर्धारित करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? आवृत्ति। किससे निर्धारित करते हैं? आवृत्ति। निम्न में से संपर्क बल है, संपर्क बल यानी जिसके हम टच करें, तो कौन सा संपर्क बल है? नंबर 1 है पेशीय बल, नंबर 2 चुंबकीय बल, नंबर 3 है स्थिर विद्युत बल, नंबर 4 है गुरुत्वीय बल। तो इसका सही आंसर कौन सा है? पेशीय बल। बाकी सभी असंपर्क बल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, पैली ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण है? तो किस बल के कारण है? ये बल है पेशीय। रोटी बनाते समय हम चपाती का आकार देते हैं, तो कौन सा बल लगाते हैं? पेशीय बल लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने के लिए किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो कौन सा बल लगाते हैं? पेशीय बल लगाते हैं। हाथों को सही तो खींचते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अच्छी तरह से पढ़ाया गया है आपको, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अगला प्रश्न, जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है? कौन सा बल खींच रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण। हम सभी जानते हैं कि सभी वस्तुएं धरती की ओर एक बल द्वारा खींच रही हैं, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। हम भी खड़े हैं तो किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो यह बल है स्थिर विद्युत बल। कौन सा बल है? स्थिर विद्युत बल। कुछ काल किशोरावस्था की अवधि तो बताइए। 14 से 20 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 5 से 12 वर्ष। तो किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 11 से 19 वर्ष। सही आंसर क्या है? 11 से 19 वर्ष। अगला, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी समान होती हैं और 23वां जोड़ा नर और मादा में भिन्न भिन्न होता है, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? तो कौन सी ग्रंथि द्वारा हार्मोन निकलता है वो नमक की मात्रा को संतुलित करता है? तो इसका सही आंसर है थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है? नमक की मात्रा को नियमित करता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः किशोर अवस्था में किशोर के लिए सर्वोच्च आहार क्या है? तो सबसे उत्तम आहार क्या है? क्या चिप्स, नूड्स, बर्गर, डिब्बाबंद पदार्थ, कुरकुरे, पिज्जा, क्या है? सही आंसर बताइए। तो सही आंसर है रोटी, दाल, सब्जियां। किशोर अवस्था जो आपकी अवस्था है उसके लिए सबसे उत्तम भोजन क्या है? रोटी, दाल और हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी संरचना है? इसका सही आंसर है गुणसूत्र। अगला, लिंग हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये सभी हार्मोन नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है कौन? माता पिता दोनों, या माता पिता दोनों ही नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? पिता ही जिम्मेदार होता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकता? कौन सा हार्मोन? तो इंसुलिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, परक नली शिशु का विकास होता है कहाँ पर होता है? परक नली में, प्रयोगशाला में, मादा के शरीर में, नर के शरीर में। तो कहाँ पर होता है? परक नली शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग में लाएगा? तो कौन सी विधि के द्वारा करेंगे हम? कायिक प्रवर्धन। कौन सी विधि? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन वह होता है जिसमें पौधे के किसी अन्य भाग, जड़, तना, पत्ती आदि का प्रयोग करके हम दूसरा पौधा पैदा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेंढक के जीवन की चक्र की वह अवस्था, टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? कौन सा उपलब्ध होना चाहिए? क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। तो कौन सा तत्व चाहिए? आयोडीन तत्व चाहिए। अगला, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है किसमें? हाइड्रा में, यीस्ट में, अमीबा में, मानव में। तो किसमें पाई जाती है? अमीबा में। अगला है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो कहाँ होता है? मादा के शरीर में। अगला प्रश्न है, एक टेडफॉल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है? नंबर 1 निषेचन, नंबर 2 कायंत्रण, नंबर 3 रूपांतरण, नंबर 4 मुकुलन। तो किसमें होता है? कायंत्रण। आलैंगिक जनन होता है मेंढक में, मछली में, सांप में, हाइड्रा में। किसमें होता है? तो हाइड्रा में आलैंगिक जनन होता है, बाकी सब में लैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में जनन होता है किसके द्वारा? द्विखंडन, रोपण, कायंत्रण, मुकुलन। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कीट की हानिकारक अवस्था है अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। तो कौन सी अवस्था है? लार्वा कीट की सबसे हानिकारक अवस्था होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट स्लाइड है, वनोन्मूलन से वायुमंडल का में किसका स्तर बढ़ता है? तो किसका स्तर? वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई से वायुमंडल में क्या बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, पौधों व जंतुओं के सुरक्षित कौन से हैं? सुरक्षित क्षेत्र क्या हो सकते हैं? वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अगला, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? इस वनों के काटने से मृदा अपरदन होता है। इसका सही आंसर क्या है? मृदा का अपरदन। अगला प्रश्न, एक कट गया है, चलो नीचे क्या करते हैं। वर्षा में कौन सहायक है? वृक्ष, पशु, खनिज। तो कौन सा मतलब? वृक्ष। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषता होगी? तो कौन सी विशेषता होती है? चौड़ी पत्तियां, शंकु के आकार की पत्तियां, कांटेदार पत्तियां, लंबी पत्तियां। तो जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? कांटेदार पत्तियां पाई जाती हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित क्रिया में निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो ऑक्सीजन। हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।